हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंपनी की परफॉर्मेंस की स्टेटमेंट के बारे में। तो जैसा कि हमने 11th क्लास में सोल प्रोप्राइटर की परफॉर्मेंस की स्टेटमेंट बनाई थी, सेम काम हमें यहाँ पे भी करना है। लेकिन वहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट यूज़ करते हुए परफॉर्मेंस की स्टेटमेंट बनाते थे। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे वर्टिकल फॉर्मेट। और वहाँ पे हम बोला करते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेकिन यहाँ पे हम कहेंगे एसपीएल। एसपीएल मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो एसपीएल का जो फॉर्मेट है वो दिया गया है कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 पार्ट 2 में। एसपीएल को बांटा गया है मेन दो पार्ट्स में। एक होता है हमारा रेवेन्यू का पार्ट और दूसरा हमारा होता है एक्सपेंसेस का पार्ट। रेवेन्यू के पार्ट को फर्दर डिवाइड किया गया है दो मेन पार्ट्स में। एक होता है हमारा आरएफओ मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, और दूसरा हमारा होता है अदर इनकम। अब आरएफओ का मतलब होता है मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज। मतलब अगर किसी बिजनेस का काम है प्रोडक्ट्स बेचना, तो मतलब वो आ जाता है सेल ऑफ गुड्स। और अगर उनका काम है सर्विसेज वो दे रहे हैं अपनी, तो आती है, इसको रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज बोला जाता है। इसके साथ साथ अगर कंपनी कोई स्क्रैप सेल भी कर रही है तो वो भी यहाँ पे आ जाता है। इन तीनों के अलावा अगर बिजनेस कहीं और से रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, तो वो आता है हमारा अदर इनकम में। जैसे कहीं से उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, किसी कंपनी के डिबेंचर्स वगैरह खरीद रखे हैं, तो अगर शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है तो वहाँ से डिविडेंड मिल रहा होगा। तो वह वो सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारी अदर इनकम में। उसके बाद बात आती है एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस को मेन बांटा गया है 7 हिस्सों में। तो सबसे पहला पार्ट आता है एक्सपेंसेस का, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब इसको समझाने से पहले मैं आपको बाकी दो पॉइंट्स और मतलब तीन पॉइंट मैं आपको साथ में समझाना चाहूँगा। तो पहला पॉइंट है हमारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, दूसरा है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, और तीसरा है हमारा चेंज इन इन्वेंट्रीज। तो इसको डिटेल में थोड़ा समझने के लिए हम इस वाले डायग्राम को फॉलो करते हैं। तो देखो, अब या तो हमारा बिजनेस हो सकता है सर्विस सेक्टर, लेकिन वहाँ पे तो उनका कोई स्टॉक या इन्वेंट्री होगी नहीं। तो इन्वेंट्री के बेसिस पे हम ऑर्गेनाइजेशन को दो हिस्सों में बांटते हैं। पहला पार्ट होता है हमारा ट्रेडिंग कंसर्न, जो डायरेक्टली सामान खरीदते हैं और उन्हीं को बेच देते हैं। मतलब उनके पास रेडीमेड प्रोडक्ट होते हैं जो रेडी टू सेल होते हैं। तो यहाँ पे स्टॉक को बोला जाता है स्टॉक इन ट्रेड। लेकिन अगर हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो वो मतलब प्रोडक्ट अपना खुद बना के बेचेगी। तो वहाँ पे जो उनके पास स्टॉक होगा वो होगा रॉ मटेरियल का, वर्क इन प्रोग्रेस का, और फिनिश्ड गुड्स का। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का मतलब है, जैसे मान लो मेरा काम है, मैं टेबल बेचता हूँ। वो टेबल खरीद के नहीं, मैं बना के बेचता हूँ। तो जो मेरा रॉ मटेरियल होगा वो मेरे लिए होगी वुड। अब और अगर मैं टेबल प्रॉपर बना चुका हूँ तो वो मेरा हो जाएगा फिनिश्ड गुड्स, मतलब फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। और यहाँ से मैंने उसको प्रोसेस कर चुका हूँ, लेकिन अभी तक मेरा फाइनल टेबल बन के तैयार नहीं हुई है। इसके बीच की जो भी चीज़ें होंगी, मतलब मैं लकड़ी को काट चुका हूँ, उसके अलग अलग पार्ट बना चुका हूँ, असेंबल करके पेंट वगैरह करना, ये सारी चीज़ें बाकी हैं। उसको बोला जाता है वर्क इन प्रोग्रेस। तो देखो, अब यहाँ पे जो मेरी ट्रेडिंग यूनिट होगी, वहाँ पे उनके पास ओपनिंग स्टॉक भी हो सकता है, स्टॉक इन ट्रेड का, और वो खरीदेंगे भी वही प्रोडक्ट, और क्लोजिंग स्टॉक भी हो सकता है। लेकिन जब बात आती है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की, तो वहाँ पे रॉ मटेरियल वो खरीदेंगे तो सही, उसका ओपनिंग क्लोजिंग भी होगा, लेकिन इन्हीं प्रोडक्ट को यूज़ करके वो फाइनल प्रोडक्ट भी बनाएंगे, और वर्किंग प्रोग्रेस भी यहाँ का होगा। तो यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस की परचेजेस और फिनिश्ड गुड की परचेजेस नहीं होंगी। तो देखो, तो ये चीज़ें थी। अब यही सारी चीज़ें हमारी आती है इन तीन पॉइंट्स में। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ये होता है हमारा पहला पॉइंट। दूसरा होता है परचेज ऑफ एसआईटी, और तीसरा होता है चेंज इन इन्वेंट्रीज। तो देखो, जैसा कि आप देख पा रहे होगे, ये जो है परचेज ऑफ एसआईटी, ये तो डायरेक्ट हम डाल सकते हैं यहाँ पे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम कर देते हैं। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद बचा क्या? एक तो हमारे पास ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक बचे हैं, स्टॉक के रॉ मटेरियल इन चीज़ों के।
ये जो हमारा रॉ मटेरियल वाला हिस्सा है वो सारा आ जाता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में। तो देखो, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड निकालने के लिए हमें ओपनिंग स्टॉक में प्लस करना पड़ता है परचेजेस, उसमें से माइनस करना पड़ता है क्लोजिंग स्टॉक। जो भी हमारे पास फाइनल वैल्यू आती है वो फाइनल वैल्यू बचती है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड की। तो पहला पॉइंट हमारा हो चुका, हमारा परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड भी हो गया। अब तीसरा हमारा बचता है चेंजेस इन इन्वेंट्री। उसके लिए हमारे पास आती है ये सारी चीज़ें, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एसआईटी, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी, और ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो देखो, चेंज इन इन्वेंट्री का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पे भी सेम होगा, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इन तीनों को हम प्लस कर देंगे और या तो वैल्यू आएगी पॉजिटिव या होगी नेगेटिव, जैसी भी वैल्यू आएगी उसको हम शो कर देंगे पॉइंट नंबर 3 में। तो मेरे हिसाब से आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस और स्टॉक इन ट्रेड। जैसा कि ये 3 पॉइंट हमने यहाँ पे देखे हैं। उसके बाद आते हैं 3 पॉइंट, एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस। ये हमारा चौथा पार्ट है। एम्प्लॉयज़ बेनिफिट मतलब एम्प्लॉय से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, सैलरी, वेजेस, बोनस, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, वो सारे आते हैं हमारे एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस में। फाइनेंस कॉस्ट मतलब अगर हमने पैसा उधार ले रखा है तो उसका जो इंटरेस्ट वगैरह हमें पे करना होता है, वो सारी चीज़ें आएंगी यहाँ पे। छठा पॉइंट हमारा होता है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू जो घटती है गिरती है तो उसे डेप्रिसिएशन कह देते हैं, और इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू जो गिरती है तो उसे बोल देते हैं हम अमोर्टाइजेशन। इन 6 पॉइंट्स के अलावा जो भी हमारे एक्सपेंसेस है, जैसे रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, स्टेशनरी, वो हमारे सारे आ जाते हैं अदर एक्सपेंसेस में। तो सारे एक्सपेंसेस को जोड़ने के बाद हमारा आता है टोटल एक्सपेंसेस, और सारे दोनों रेवेन्यू को जोड़ देते हैं तो हमारा आ जाता है टोटल रेवेन्यू। तो जब टोटल रेवेन्यू में से मतलब पॉइंट नंबर 3 में से पॉइंट नंबर 4 माइनस किया जाता है पॉइंट नंबर 3 में से, तो वो आता है हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और जब इसमें से हम टैक्स माइनस कर देते हैं तो वो बचता है हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये है हमारा एसपीएल का फॉर्मेट, और इसमें करंट पीरियड की वैल्यूज़ के साथ साथ हमें प्रीवियस ईयर की वैल्यूज़ भी दिखानी पड़ती है, तो इस चीज़ पे ध्यान देना। तो ये था हमारा एसपीएल का फॉर्मेट।